हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का एग्जाम जनवरी में होना तय है। आपकी जो परीक्षा तिथि है वो भी तय हो चुकी है। 29 और 30 जनवरी को आपका एग्जाम होगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार जो सेवारत शिक्षक हैं उनको भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना है। और उन लोगों के पास मौका भी है क्योंकि समय पर्याप्त है। अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 29 और 30 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम होगा। लगभग आपके पास 3.5 महीने का समय आप मान कर चलिए। आप यदि पूरा समय जोड़ते हैं तो 4 महीने का समय है, लेकिन आप अपने लिए 3.5 महीने का समय मानकर चलिए। इतना समय आपके पास है, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब उन लोगों को भी एग्जाम देना है जो सेवा में हैं, सेवारत शिक्षक हैं। तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या है क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ाई को छोड़ देता है फिर दोबारा से पढ़ाई शुरू करना उसके लिए थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, आप लोग पास कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस एग्जाम को पास करना, बस आप लोगों के ऊपर निर्भर है। समय आपके पास है, आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि तिथि आपको बता दी गई है कि इस तिथि को आपका एग्जाम होगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब जो लोग पहली बार पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो पिछले पेपर जरूर पढ़ लें ताकि उनको पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर तो पढ़ने ही होते हैं। तो उसी के अनुसार यदि आप यूपी टेट का एग्जाम पहली बार देने वाले हैं तो आप पिछले पेपर जरूर पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से पेपर में प्रश्न आते हैं। ये तो आपको पता ही है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 नंबर के। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें लैंग्वेज आप अपने अनुसार रखते हैं। बाकी जो सीडीपी होता है, ईवीएस होता है और मैथमेटिक्स होता है और हिंदी तो आपको करनी ही होती है। और लैंग्वेज सेकंड आप अपने अनुसार चूज कर लेते हैं कि आपको इंग्लिश रखनी है, संस्कृत रखनी है, जो भी रखनी है। लेवल 2 में इसी तरीके से होता है, सीडीपी भी सबको करनी होती है और लैंग्वेज और एसएसटी और साइंस, मैथ साइंस। जिसका सब्जेक्ट मैथ साइंस होता है वो अपना मैथ साइंस वाला पार्ट सॉल्व करता है। जो एसएसटी वाले हैं वो अपना 60 नंबर का एसएसटी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब मैथ और साइंस में तो 30 नंबर का मैथ आता है और 30 नंबर का साइंस आता है, लेकिन एसएसटी में पूरे 60 नंबर की एसएसटी पूछी जाती है। और ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा टफ है उन लोगों के लिए क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, सब कुछ आपको पढ़ना होता है। यही वो पार्ट है जो ये तय करता है कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं, क्योंकि यदि आप इसमें कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो ये आपके फेल होने की वजह भी बन सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को पिछले सभी क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। अब यहाँ पर मैं जो ये वीडियो लेकर आई हूँ ये एसएसटी के लिए है। मैं एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये जो पेपर मैं लेकर आई हूँ ये पेपर 2022 में हुआ था। तेईस जनवरी 2022 को ये पेपर हुआ था। इसके मैं एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। फिर इसके पहले जो पेपर हुआ होगा फिर मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं उन सभी के एसएसटी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। बस आप लोगों के थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी सी बोलने में समस्या है मुझे, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। थोड़ी आपको आवाज़ भी लग रही होगी कहीं कहीं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, उसके लिए थोड़ी सी समस्या है मुझे बोलने में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका पेपर है। 23 जनवरी 2022 को ये पेपर हुआ था। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप सभी पढ़ लेंगे तो आपको
पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं और कई प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे भी गए हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ये पीडीएफ मुझे मिली है और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं वो धुंधले छपे हुए हैं, तो प्रत्येक प्रश्न मैं पढ़ूंगी, आप उसके लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए देख लेते हैं। एसएसटी वाला जो आपका पार्ट है ये 91 नंबर से शुरू है आपका। लिखा है पहला प्रश्न, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। पहला विकल्प है झारखंड में, दूसरा है छत्तीसगढ़ में, तीसरा है मध्य प्रदेश में और चौथा है उड़ीसा में। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो भिलाई इस्पात कारखाना एक सरकारी संचालित इस्पात संयंत्र है जिसे सोवियत संघ के सहयोग से निर्मित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? पहला विकल्प है संगमरमर, दूसरा है स्लेट, तीसरा है सेल और चौथा है ग्रेनाइट। तो चट्टाने जो हैं, शैलें जो हैं, 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अब इसमें अवसादी शैल पूछी गई है कि अवसादी शैल कौन सी है, यानी कौन अवसादी शैल का उदाहरण है। तो आपको तीनों के बारे में पता तो होना चाहिए कि इनकी परिभाषा क्या है, तभी तो आप बता पाएंगे कि कौन अवसादी है, कौन कायांतरित है और कौन आग्नेय है। तो आग्नेय शैल क्या होती हैं? ये शैल पृथ्वी के भीतर से निकले तप्त मैग्मा के ठंडे होने पर जो ठोस बचता है उसी से ये बनती हैं। और अवसादी शैल क्या होती हैं? तो ये शैल विभिन्न पदार्थों के कणों के जमा होने और फिर लंबे समय तक एक साथ दबकर पत्थर बनने की प्रक्रिया से बनती हैं। इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, यानी अवसाद जो तलछट इकट्ठा हो जाता है उसी से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। और कायांतरित शैल क्या है? ये शैल आग्नेय और अवसादी शैलों के उच्च ताप और दाब के प्रभाव में आकर अपना रूप बदलने से बनती हैं। यानी आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण अपना रूप बदल लेती हैं, तब निर्माण होता है कायांतरित शैल का। अब इसमें अवसादी शैल कौन सी है ये पूछा गया है, तो इसमें अवसादी शैल है सेल। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सेल जो है, सेल चट्टान, ये महीन दानेदार टुकड़े वाली अवसादी चट्टानों का एक समूह है जिसमें गाद और मिट्टी के कण होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखते हैं क्योंकि कुल 60 प्रश्न हैं। आप लोगों को पता ही है 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पहला विकल्प है सूर्य से दूर, दूसरा है सूर्य की ओर, तीसरा है उत्तर पूर्व की ओर और चौथा है दक्षिण पूर्व की ओर। तो पुच्छल तारे की जो पूंछ की दिशा होती है ये सदैव सूर्य से दूर होती है, सूर्य से दूर होती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सूर्य से दूर। जो पुच्छल तारा होता है इसकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की ओर इशारा करती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि धूमकेतु किस दिशा में जा रहा है। इसकी जो पूंछ होती है ये सदैव सूर्य से दूर होती है, बस आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? पहला विकल्प है नतिलंब घाटी, दूसरा है
पनती, तीसरा है हॉक बैक और चौथा है ग्रेबेन। तो कौन सा भ्रंश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो भ्रंश से संबंधित है नतीलंब घाटी यानी स्ट्राइक वैली। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब स्ट्राइक वैली क्या है? तो कई अनुदैर्ध्य घाटियां रॉक स्ट्रेट या महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखाओं के आरंभी का अनुसरण करती हैं। स्ट्राइक एंड डिप एक मापन परिपाटी है जिसका उपयोग एक तली भूगर्भीय विशेषता के उन्मुखीकरण या दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी बता देते हैं। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिए। प्रश्न जो है एसएसटी में कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा अपना सिलेबस अभी से कंप्लीट करना है और आपको और भी विषय देखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एसएसटी पढ़ रहे हैं, आपको सभी विषय देखने हैं, लेकिन थोड़ा सा समय एसएसटी को ज्यादा देना है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। समपनति क्या है? तो यह एक एंटी क्लिनोरियम, एक बड़ी एंटी क्लाइन है जिस पर छोटे भ्रंश आरोपित होते हैं। यह एक तय है जो ऊपर की ओर उत्तल होती है, ये भी याद रखिएगा। और यह चट्टानों का एक उदाहरण है जो पहले समतल थी लेकिन एक मेहराब में मुड़ी हुई होती हैं। हॉगबैक क्या है? तो हॉगबैक भू आकृति विज्ञान में एक शब्द है जो एक लंबी संकीर्ण रिज या पहाड़ियों की श्रृंखला पर लागू होता है। और ग्रावेन क्या है? तो एक ग्रेवेन पृथ्वी की पपड़ी का एक टुकड़ा है जिसे हॉर्स के रूप में जाना जाने वाले आसन्न क्रस्ट की तुलना में नीचे की ओर स्थानांतरित किया जाता है और ऊपर की ओर स्थानांतरित किया जाता है। तो ये शब्द हैं, कुछ इनके बारे में जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? पहला विकल्प है अरविया, दूसरा है अटाकामा, तीसरा है गोबी और चौथा है कालाहारी। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है गोबी मरुस्थल। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा गोबी। गोबी मध्य एशिया का एक महान मरुस्थल और अर्धचालक क्षेत्र है और मंगोलिया में गोबी एक निर्जल जगह है। यह रेगिस्तान मंगोलिया और चीन दोनों के विशाल भागों में फैला है, तो ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी बता देते हैं। अटाकामा मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है? ये एक शांत और शुष्क क्षेत्र में स्थित है और यह उत्तरी चिली में है। कालाहारी मरुस्थल ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक पठार का एक बड़ा बेसिन जैसा मैदान है और यह लगभग सभी बोत्सवाना, नामीबिया के पूर्वी और तीसरे और दक्षिण अफ्रीका में उत्तरी कैप प्रांत के उत्तरी भाग में व्याप्त है। और अरबिया ये कहाँ पर है? तो अरब रेगिस्तान अत्यधिक दक्षिण पश्चिम एशिया का महान रेगिस्तानी क्षेत्र है जो लगभग पूरे अरब प्रायद्वीप पर है और यह पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है ये सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं। और कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपको याद रखना है।
अब भाग 1 में क्या है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके क्षेत्र है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। साथ में ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु जो संविधान संशोधन किया गया था वह था 73वां संविधान संशोधन। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कब किया गया? 1992 में। और संविधान की 11वीं अनुसूची में एक नया भाग जोड़ा गया पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए। तो आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन। सन भी याद रखिएगा 1992। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में किया गया, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के मूल कार्यकाल को बहाल करने के लिए। 42वां संविधान संशोधन ये कब किया गया? तो ये 1976 में, और इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2002 में। प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया इसके तहत। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। पहला विकल्प है लंदन, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है द हेग और चौथा है पेरिस। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इंग्लिश वाले भी देखते जाइएगा, इस तरफ इंग्लिश के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? पहला विकल्प है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा है अवशिष्ट विषय। तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, समवर्ती सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 49, दूसरा है अनुच्छेद 48, तीसरा है अनुच्छेद 50 और चौथा है अनुच्छेद 51। तो कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 51। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चौथा विकल्प अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, सम्माननीय संबंधों को बनाए रखना। तो ये विदेश नीति से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तापक्रम विलोमता का अर्थ है, पहला है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, दूसरा है बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, तीसरा है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम और चौथा है बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, यानी कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रेहंद परियोजना से संबंधित है? पहला विकल्प है
गोविंद वल्लभ पंत सागर, दूसरा है गांधी सागर, तीसरा है जवाहर सागर और चौथा है गोविंद सागर। तो रिहंद परियोजना से संबंधित है गोविंद वल्लभ पंत सागर, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो ये भी याद रखिएगा। और रिहंद नदी पर इसका निर्माण किया गया है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी गांव के पास स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिपकीला दर्रा, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। पहला विकल्प है उत्तराखंड का, दूसरा है जम्मू एवं कश्मीर का, तीसरा है सिक्किम का और चौथा है हिमाचल प्रदेश का। तो सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। पहला विकल्प है शिक्षण विधियों का, दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों का, तीसरा है शिक्षण तकनीक का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, टीचिंग मेथड। अब शिक्षण विधियां क्या है? तो शिक्षण विधियां वे हैं जो विभिन्न तरीकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं, यानी बच्चे किस तरीके से सीखना चाहते हैं, हमें उन विधियों का प्रयोग करना है। यदि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं या किसी और भी विषय के शिक्षक हैं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हमें शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल प्रशिक्षण, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। पहला विकल्प है मानचित्र, दूसरा है कैलेंडर, तीसरा है फ्लैश कार्ड और चौथा है बैरोमीटर। भूगोल पढ़ाना है, सबसे उपयोगी है भूगोल के लिए मानचित्र, मैप। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक थे। पहला विकल्प है पाणिनि, दूसरा है वेद व्यास, तीसरा है सुखदेव और चौथा है वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको देखते ही याद हो जाएंगे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पाणिनि। 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान अष्टाध्यायी भारतीय व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा रचित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के लिए कार्य मानक निर्धारित करती है। यह वैदिक धर्म में विकसित हुए 4000 सूत्रों पर आधारित है, तो ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। वेद व्यास जो हैं ये महाभारत के लेखक हैं, सुखदेव ये भागवत पुराण के मुख्य कथाकार हैं और वाल्मीकि ये महाकाव्य रामायण के लेखक हैं। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। हो सकता है इस बार प्रश्न दूसरे रचना से पूछ लिया जाए। इसमें अष्टाध्यायी पूछी गई है, अष्टाध्यायी के लेखक। हो सकता है इस बार रामायण के महाकाव्य रामायण के लेखक पूछ लिए जाएं, या फिर और भी आपको रचनाएं याद करनी है, रचनाकार भी याद करने हैं। अभी तो सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर के पेपर ही करवा रही हूँ, फिर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूंगी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ? पहला विकल्प है महापद्मानंद, दूसरा है उदयभद्र, तीसरा है शिशुनाग और चौथा है काला शोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था काला शोक के शासनकाल में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के राज्यकाल में हुआ था। दूसरी काला शोक के और तीसरी अशोक के। तो ये आपको याद रखना है, स्थान भी याद रखने हैं। पहली बौद्ध संगीति जो हुई है ये राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, तो ये भी याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति जो है ये कनिष्क के राज्यकाल में हुई है और स्थान क्या है? कुंडल वन। तो ये आप सब याद रखिएगा। इसमें द्वितीय पूछी गई है, हो सकता है इस बार प्रथम पूछ ली जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। पहला विकल्प है फतेहपुर सीकरी में,
दूसरा है आगरा में, तीसरा है दिल्ली में और चौथा है सिकंदरा में। तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा भी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। पहला विकल्प है 1870 में, दूसरा है 1865 में, तीसरा है 1875 में और चौथा है 1880 में। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 1875। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है राजेंद्र लाहिड़ी, दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा विकल्प है अशफाक उल्ला खां और चौथा विकल्प है सूर्य सेन। तो काकोरी कांड से संबंधित जो नहीं है वह बताने हैं। अब काकोरी कांड क्या है इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को उत्तर मध्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक ट्रेन की सशस्त्र डकैती थी। ट्रेन का जो पैसा था, जो विभिन्न रेलवे स्टेशनों से मार्ग में एकत्र किया गया था और जिसे लखनऊ में जमा किया जाना था। रामप्रसाद बिस्मिल ने ट्रेन को रोकने वाले 10 क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के एक बैंड का नेतृत्व किया। इस डकैती को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चंद्र चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल समेत 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो इसमें सूर्यसेन शामिल नहीं थे। तो यही पूछा गया है कि कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इसके परिणाम क्या हुए? रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। तो ये भी साथ में याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला विकल्प है विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, दूसरा है विश्व का राजनीतिक मानचित्र, तीसरा है ग्लोब और चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, चाहे आप अभी पढ़ रहे हो या आप एग्जाम हॉल में पढ़ रहे हो। आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है ग्लोब। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ग्लोब। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। पहला विकल्प है वार्तालाप विधि, दूसरा है भ्रमण विधि, तीसरा है कहानी विधि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है भ्रमण विधि, टूर मेथड। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। पहला विकल्प है रूढ़ चिन्हों से, दूसरा है रेखा चित्रों से, तीसरा है वर्णमाला के अक्षरों द्वारा और चौथा है थीमेटिक मानचित्रों द्वारा। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों द्वारा, यानी कि पारंपरिक प्रतीकों द्वारा। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। पहला है नदी द्वारा, दूसरा है हिमनदी द्वारा, तीसरा है पवन द्वारा और चौथा है सागरी तरंगों द्वारा। तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है ग्लेशियर द्वारा, हिमनदी द्वारा। इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं, हिंदी में हिमनदी कहते हैं। हिंदी जो है बहुत शुद्ध लिखी होती है। जब भी आपको हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पहला विकल्प है कैनबरा, दूसरा है सिडनी, तीसरा है मेलबोर्न और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की? पहला विकल्प है हुमायूं, दूसरा विकल्प है मोहम्मद गजनवी, तीसरा विकल्प है अकबर और चौथा है शेर शाह सूरी। तो दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? विकल्प देख लीजिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा है स्कंदगुप्त। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये चीनी यात्री था, तो ये भी याद रखिएगा। एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फायान किसके शासनकाल में आया था? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा मेघस्तनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, और मेघस्तनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ये कुछ यात्री हैं जिन्होंने भारत का भ्रमण किया है, भारत की यात्रा की है, और इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, तो ये आपको सब याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? पहला विकल्प है हुमायूं, दूसरा विकल्प है बाबर, तीसरा विकल्प है अकबर और चौथा है शाहजहां। तो कलंदर कहा जाता है बाबर को। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा बाबर। बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर और जहांगीर का शाहजहां। तो साथ में ये भी याद रखिएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने करवाया है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया है। तो ये सब याद रखिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। पहला विकल्प है कैनिंग, दूसरा विकल्प है कर्जन, तीसरा विकल्प है मिंटो और चौथा है मेयो। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? पहला विकल्प है जगदीशपुर, दूसरा विकल्प है बैरकपुर, तीसरा है अवध और चौथा है बिठूर। तो कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ये थे जगदीशपुर के। बिहार राज्य के अरहरा के पास जगदीशपुर है और ये वहीं के जमींदार थे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 12, तीसरा है 7 और चौथा है 11। तो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत मिलाकर कितने स्वर हैं? कुल 12 स्वर हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार ताल का प्रयोग किस गायकी के लिए किया जाता है? पहला विकल्प है तराना, दूसरा विकल्प है धमार, तीसरा विकल्प है ध्रुपद और चौथा है ख्याल। तो चार ताल का प्रयोग ध्रुपद के लिए किया जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? पहला विकल्प है जाकिर हुसैन, दूसरा है पंडित किशन राज, तीसरा है रामदास शर्मा और चौथा है अहमद जान थिरकवा। तो कौन तबला वादक नहीं है ये बताना है। तो रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रामदास शर्मा एक प्रसिद्ध हिमालयी कवि और अनुवादक हैं, और बाकी जो तीनों लोग लिखे हुए हैं ये तबला वादक हैं। नहीं पूछा गया था, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? पहला विकल्प है मुंबई, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है कोलकाता और चौथा है चेन्नई। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए मुंबई में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब पूछ लिया जाए कि कब आयोजित हुए, तो 1940 में, ये भी याद रखिएगा 1940। थोड़ी सी समस्या है बोलने में, तो ये सन भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
125 नंबर का प्रश्न है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? पहला विकल्प है स्वामी विवेकानंद, दूसरा विकल्प है राधा कृष्णन, तीसरा है प्लेटो और चौथा है रूसो। तो आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया था। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक बीज की संतति है, पहला विकल्प है आधारी बीज, दूसरा है प्रजनक बीज, तीसरा है प्रमाणिक बीज और चौथा है पंजीकृत बीज। तो केंद्रिक बीज की संतति है आधारीय बीज। तो पूछा गया है केंद्रिक बीज की संतति, तो केंद्रिक बीज की संतति है प्रजनक बीज, ऐसे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है, पहला विकल्प है नई दिल्ली, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है भोपाल और चौथा है लखनऊ। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान ये स्थित है लखनऊ में, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, पहला विकल्प है जामुन, दूसरा है केला, तीसरा है माल्टा और चौथा है बेल। तो मार्मलेड बनाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त फल है वह है माल्टा, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, माल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान स्थित है, पहला विकल्प है नई महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है नई दिल्ली, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है कर्नाटक में, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, पहला विकल्प है पैक्टिन, दूसरा है शर्करा, तीसरा है सल्फाइट और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, शर्करा का, चीनी का, शुगर का, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शुगर भी लिखा हो सकता है, चीनी भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, शर्करा भी लिखा हो सकता है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, पहला विकल्प है 1955 में, दूसरा है 1952 में, तीसरा है 1957 में और चौथा है 1960 में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 1952 में, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, पहला विकल्प है सज्जन सिंह के मामले में, दूसरा है शंकरी प्रसाद के मामले में, तीसरा है गोलकनाथ के मामले में और चौथा है केशवानंद भारती के मामले में। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया केशवानंद भारती के मामले में, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, पहला विकल्प है अनुच्छेद 108, दूसरा है अनुच्छेद 52, तीसरा है अनुच्छेद 200 और चौथा है अनुच्छेद 213। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही है, अनुच्छेद 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, पहला विकल्प है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के सभी सदस्य, तीसरा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और चौथा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। जो भी उत्तर मैं बता रही हूँ ये आपकी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? पहला विकल्प है नेपाल, दूसरा विकल्प है भूटान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है जापान। तो दक्षेस का सदस्य नहीं है जापान, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दक्षेस क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। जापान इसका सदस्य नहीं है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केसर प्राप्त किया जाता है? पहला विकल्प है पत्ती से, दूसरा है कलिका से, तीसरा है पुष्प वर्तिका से और चौथा है वायदल पुंज से। तो केसर प्राप्त किया जाता है पुष्प वर्तिका से, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पुष्प वर्तिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? पहला विकल्प है 26, दूसरा है 22, तीसरा है 24 और चौथा है 28। पसलियों की संख्या पूछी गई है, 24 पसलियां होती हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? पहला विकल्प है डिप्थीरिया, दूसरा विकल्प है तपेदिक, तीसरा विकल्प है मियादी बुखार और चौथा है काली खांसी। तो टीएबी का टीका जो है ये टाइफाइड से बचाव करता है, यानी कि मियादी बुखार से। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, मियादी बुखार जिसे टाइफाइड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला विकल्प है 20 जून, दूसरा विकल्प है 21 जून, तीसरा विकल्प है 25 जून और चौथा है 28 जून। ये प्रश्न यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का प्रयोग होता है? पहला विकल्प है सूती वस्त्र, दूसरा है ऊनी वस्त्र, तीसरा है रेशमी वस्त्र और चौथा है नायलॉन वस्त्र। तो गोंद के कलफ का प्रयोग होता है रेशमी वस्त्र में, यानी जो सिल्क के कपड़े होते हैं उनमें। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 29 अगस्त, दूसरा है 25 अगस्त, तीसरा है 30 अगस्त और चौथा है 31 अगस्त। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? पहला विकल्प है महर्षि नारद, दूसरा विकल्प है महर्षि भरत, तीसरा है महर्षि पतंजलि और चौथा है महर्षि देवदत्त। तो योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक हैं महर्षि पतंजलि। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? पहला विकल्प है सोयाबीन से, दूसरा है धान से, तीसरा है मक्का से और चौथा है जई से। तो जीन प्रोलेमिन प्रोटीन का एक समूह है जो मुख्य रूप से मक्का में मौजूद होता है। यह मक्का के बीज में पाया जाने वाला मुख्य स्टोरेज प्रोटीन है, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, मक्का।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? पहला विकल्प है जर्सी, दूसरा है गीर, तीसरा है सिंधी और चौथा है थार पारकर। तो दुकाजी का मतलब क्या है? दोहरे उद्देश्य की, तो वह है थार पारकर। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, थार पारकर। इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान में दक्षिण पूर्व सिंध के थार पारकर जिले में हुई है। इसे सफेद सिंधी, ग्रे सिंधी और थारी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो ये थार पारकर नस्ल है, ये दोहरे उद्देश्य के लिए जानी जाती है। इसका उपयोग दूध उत्पादन और भार ढोने या खेत में काम करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को कुल कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 9, तीसरा विकल्प है 15 और चौथा विकल्प है 22। तो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? पहला विकल्प है राय कृष्णदास, दूसरा है आनंद आनंद के कुमार स्वामी, तीसरा है W.G. आर्चर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं आनंद के कुमार स्वामी, दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और ये जो राजपूत पेंटिंग है, यह 16वीं से 19वीं शताब्दी तक राजस्थान और पंजाब हिमालय के हिंदू चित्रों का एक लेख है, जो ग्रंथों और अनुवादों के साथ समकालीन विचारों के संबंध में वर्णित है। और इसे राजस्थानी चित्रकारी के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक कला का संबंध है, पहला विकल्प है चित्रकला से, दूसरा है क्षेत्रीय कला से, तीसरा है आधुनिक कला से और चौथा है प्राग ऐतिहासिक कला से। तो लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्षेत्रीय कला। अगला प्रश्न है ज्यामितीय डिजाइने कहते हैं। पहला विकल्प है ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, दूसरा है ज्यामितीय आकारों को, तीसरा है वर्ग में बनी डिजाइन को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐपन का संबंध किस राज्य से है? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तराखंड। तो ऐपन का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है उत्तराखंड से। ऐपन जो है ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के मूल निवासियों की एक कर्मकांडी लोक कला है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या मानी जाती है? पहला विकल्प है 13, दूसरा है 22, तीसरा है 12 और चौथा है 9। तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या है 22, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था 23 जनवरी 2022 वाला, ये पेपर 23 जनवरी 2022 को हुआ था। तो इसमें जो SST के क्वेश्चन थे उन्हें मैंने सॉल्व करवा दिया है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के SST के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।